हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में यूपीएचएससी यानी कि यूपी हायर इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने जो पार्ट 1 इसका होता है जिसमें आपके जनरल पेपर पूछे जाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी उसको करवाया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लेगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो ये हमारा पार्ट 2 यानी कि दो पार्ट में ये पेपर होता है। पार्ट 1 में 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन होते हैं आपके, और ये वो जनरल पेपर होता है, सबके लिए इक्वल होता है। और पार्ट 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। अब ये जो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डेट एंट्री इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एनी कंट्री। यानी कि किसी भी कंट्री का जो डेट एंट्री होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, वो कहाँ पे होती है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल्स, या यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ अब्रॉड। तो हम हमेशा डेट एंट्री जो है वो यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड यानी कि विदेश के एक पक्षीय हस्तांतरण। तो किसी भी देश का भुगतान संतुलन खाते में जो डेबिट है वो विदेश के एक पक्षीय हस्तांतरण का किया जाता है। अब इसको हम अच्छे से और समझ लेते हैं। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट्स हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीजें होती है ना, एक क्रेडिट होती है और एक डेबिट होता है। तो क्रेडिट का मतलब होता है कि हमारे जो हमने क्रेडिट हमारे यहाँ के कंट्री की मनी इनफ्लो हो गई, मतलब हमारे यहाँ हमारे इनफ्लो हुई है, दूसरे यहाँ से हमारे यहाँ आई है, उसको हम क्रेडिट एंटिटीज कहते हैं। और डेबिट एंटिटीज का मतलब हमारे यहाँ के मनी दूसरे जगह गई है। जैसे कि हमने कुछ इंपोर्ट किया तो हमने अपने यहाँ से पैसे को उसको दिया, तब हमने उससे कुछ सामान लिया दूसरी कंट्री से। वैसे ही कैपिटल आउटफ्लो और फॉरेन एड जो भी देते हैं वो। अब इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करवाया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। तो इसमें कौन कौन से गुड्स आते हैं मैंने वो भी कराए हैं आपको। तो यूनिलेटरल जो ट्रांसफर है ये हमारे रेमिटेंसेस, फॉरेन एड और डोनेशन, ये सारी चीजें जो अब्रॉड से होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। तो वो सारी चीजें जो डोनेशन, ये सब डेबिट एंट्री के पार्ट हैं। अगर आपसे क्रेडिट एंट्री पूछता यानी कि इनफ्लो ऑफ मनी हमारे यहाँ हो रहा है, तो उसमें आपको ऑप्शन देता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कैपिटल फ्लो। तो ये जितने भी है ना, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड, एक्सपोर्ट्स ऑफ कैपिटल, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सब आपकी क्रेडिट एंटिटीज हैं। तो क्रेडिट एंटिटीज और डेबिट एंटिटीज को ध्यान में रखिएगा। तो हमसे क्या पूछा था? डेबिट एंट्रीज। तो डेबिट एंट्रीज क्या है? हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर। जो डेबिट का मतलब हमारा आउटफ्लो ऑफ मनी। आउटफ्लो ऑफ मनी हमारा कैसे होता है, उस जो जो ऑप्शन में होगा उस हिसाब से हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। तो इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम लेन देन करते हैं तो उसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं कि किस कंट्री को किसके साथ कैसा रेगुलेशन रूल रखना चाहिए। तो ये सब कुछ कौन रेगुलेट करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी IFC, वर्ल्ड बैंक, ये सब लोन प्रोवाइड करते हैं। IFC हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमीज में बैलेंस ऑफ पेमेंट को डील करता है। तो ये सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके सबके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के नाम से, मेरे चैनल पर जाके जरूर देखिएगा। अब ये IFC क्या है? जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है और ये रेगुलर ट्रेड को ये नहीं देखता है। IMF भी क्या है? ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करता है। और जो अभी मैंने आपको बताया वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। अगर ये आपको दिया जाए कि डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में किस तरह का हमारा प्रोडक्शन कर्व होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो जब डिमिनिशिंग बोले तो इस तरीके से होगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। और जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। तो डिमिनिशिंग बोला था तो कॉन्वेक्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जिस स्टूडेंट का ये पेपर है उसने अपने हिसाब से जो भी आंसर किए हैं हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, जो आंसर करेक्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है इन इंडिया द वैल्यू एडेड मेथड इज यूज टू एस्टिमेट नेशनल इनकम पर्टिकुलरली इन। तो इंडिया में वैल्यू एडेड जो मेथड है वो हमारे सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमारा
ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर द मेजर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड हैड बिगिन टू फ्लोट अगेंस्ट ईच अदर, तो किस ईयर में हमारा जो मेजर करेंसी है, मुद्राओं का एक दूसरे के विरुद्ध फ्लोट करना प्रारंभ हुआ था, तो वो ब्रिटेन वुड के बाद हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। अब इसके सारे एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब डिमिनिशिंग होगा तो हमारा प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्वेक्स हो जाएगा। वैल्यू एडेड मेथड जो हमारा है वो हम टर्सरी और साथ साथ सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी सेक्टर में मेनली यूज़ किया जाता है। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इमर्ज कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बाद, और ये 1975 में अच्छे से इमर्ज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस लिए बनाया गया है? तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है, जिसमें उस वो फूड सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस अलग अलग स्टेट में ये एक सेंटर बनाया जाता है जिसमें फूड सिक्योरिटी के बारे में बातें होती हैं और लोगों को फूड भी प्रोवाइड करने का काम करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे हमें कोई ना कोई इनकम जनरेट होती है। तो वो सबसे ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो अगर पब्लिक सेक्टर की सेविंग देखें तो नो, पब्लिक सेक्टर की सेविंग उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर जो है वो डेफिसिट में ही होता है। कॉर्पोरेट सेविंग, तो कॉर्पोरेट सेविंग कोई भी ज़्यादातर नहीं हो पाता है कॉर्पोरेट सेविंग। और बजटरी हाउस होल्ड सेविंग सबसे ज़्यादा की जाती है, जो हाउस होल्ड के द्वारा की जाती है। और हाउस होल्ड अपनी सेविंग सारी कहाँ पे रखते हैं? बैंकों में रखते हैं। और जितनी ज़्यादा सेविंग वो करेंगे बैंक उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें कर सकती है, दूसरे को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो हाउस होल्ड सेविंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों के मैंने डिटेल में सारे ऑप्शन के बारे में भी लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम का क्या एम है? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के लिए बनाया गया था। येस, ये तो करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी येस, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। यानी कि तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना? तो जब ये हमारी मोदी गवर्नमेंट आई थी स्टार्टिंग में 2014 में, तभी ये सबसे पहला योजना यही है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने का काम किया गया था और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ाने का काम किया गया था। लेकिन यहाँ पे है इंश्योरेंस कवर, तो रूरल पीपल को इंश्योरेंस की बात इसमें नहीं की गई थी। बेसिकली इसमें क्या 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 चीज़ें बताना था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों को सेविंग, बैंकिंग, लोगों के पास अकाउंट्स हो, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। इंश्योरेंस कवर के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पे इसके वो है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ द लेबर? तो सोशल सिक्योरिटी ऑफ द लेबर अलग अलग तरीके के होती हैं और ये लेबर लॉ में मेंशन्ड है। तो सोशल सिक्योरिटी में आता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल इंजर्ड हो गया, उसको पेंशन देना है या मैटरनिटी बेनिफिट उसको प्रोवाइड करना है, दीज आर द सिक्योरिटीज ऑफ द लेबर। लेकिन जो वेज है ये उसकी सिक्योरिटी नहीं है। वेज तो उसका मतलब वेज तो देना ही देना है, वो उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग से कोई काम नहीं की जा रही है। तो इसलिए वेज हमारा इट इज़ नॉट अ सोशल सिक्योरिटी फॉर द लेबर, इट इज़ अ मैंडेटरी कि अगर लेबर काम करेगा तो उसको वेज मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ बीटा। तो नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा की वैल्यू क्या होती है? अब बीटा कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो अगर कीटोसिस हम देखते हैं तो इसमें 3 तरह के हमें कर्व देखने को मिलती हैं और इसके शेप से ही हम बताते हैं कि इसका नाम क्या है। तो ये हमारे कर्व है, इसको हम बोलते हैं लेप्टोक्रिटिक, इसको बोलते हैं हम मीजोक्रिटिक, इसको बोलते हैं हम प्लेटिक्रिटिक। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा कर्व कैसा है? तो अगर जब बीटा 2 की वैल्यू 3 के इक्वल होती है तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा होती है तो ये कहलाता है लेप्टोक्रिटिक, और इसकी वैल्यू 3 से कम होती है तो ये कहलाता है प्लेंटिक्रिटिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज कैन बी फोरकास्ट मोस्ट एक्यूरेटली? तो टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट है और मैंने पूरे अच्छे तरीके से इकोनोमेट्रिक्स के प्लेलिस्ट में कराया है, तो आप मेरे ही चैनल पे जाके देख सकते हैं इकोनोमेट्रिक्स का सारा प्लेलिस्ट। तो
ऐसा कौन सा कंपोनेंट है टाइम सीरीज का जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट फोरकास्ट करता है, तो वो है सेक्युलर ट्रेंड। तो सेक्युलर ट्रेंड में क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड होती है। अगर हम किसी की भी टाइम की, जैसे अगर मान लीजिए कोई कोई बच्चा है, अगर हम उसको सिर्फ एक हफ्ते ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक हफ्ते में हम उसको बता रहे हैं कि उसका ऐसा कैसा बिहेवियर है, क्या है, लेकिन हम उस एक हफ्ते से अगर हम ज़्यादा 2 हफ्ते अगर ऑब्जर्व करें या 1 महीना ऑब्जर्व करें, तो जो 1 महीना हमने ऑब्जर्व किया है उसकी जो रिजल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा इन केस ऑफ 1 वीक ऑब्जर्वेशन। तो 1 वीक ऑब्जर्वेशन से 1 मंथ का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसीलिए टाइम सीरीज में अगर हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ अगर 1 महीने का है डेटा है और कहीं 1 साल का डेटा है, तो हम ज़्यादा 1 साल के डेटा को एक्यूरेट फोरकास्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ना कि 1 महीना। 1 महीने का डेटा में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, सीजनल कोई भी सीजनल ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे वो डेटा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, या बहुत सारे मार्केट चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाता है। तो सेक्युलर ट्रेंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन है, आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द सीरीज इज 27, यानी कि Q1 हमें दिया है 27। क्वांटिटेटिव डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन QD हमें दिया है 17 एंड थर्ड क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि हमें Q3 निकालना है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी कि जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल है फर्स्ट क्वार्टाइल से माइनस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है। अब हमें सारी वैल्यू दी हुई है, बस ये हमें फाइंड आउट करना है, तो बस पुट आउट कर दीजिए सब पे। तो Q3 की वैल्यू 17 दी हुई है, Q3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, Q1 की वैल्यू 27 दी हुई है और अपॉन 2। अब ये 2 इधर इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो मैं इसको यहाँ पे कर दे रही हूँ। तो इस 2 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 17 2 सा क्या होता है 34 इक्वल टू Q3 माइनस 27, और जब ये 27 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 34 प्लस 27, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 61। तो 61 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो हम बेसिकली जिसमें हम लोगों के जीवन रेखा या जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं या उसका आंकड़ा निकालते हैं, उसको हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो जैसे नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, तो NFHS का जो डेटा है वो क्या बताता है, लोगों के हेल्थ के बारे में, उनके मतलब बेसिकली हम उनके फिजिकल मेंटल हेल्थ इन सब चीज़ का सर्वे लेते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी ये लोगों के ही बारे में है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लोगों से डिपेंडेंट है। तो ये लोगों के स्टैटिस्टिक्स को देखता है, पीपल के हेल्थ, उनके कितने लोग हैं, उनके बच्चे कितने हैं, उनके मेटैलिटी मोर्टैलिटी ये सब रेट्स कैसे चल रहे हैं, तो ये सब वाइटल स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है। जबकि इकोनॉमिक सेंसेस ये लोगों से डील नहीं करता है, ये हमारे GDP हमारे डेटा से डील करता है, हमारे इकोनॉमिक के डेटा से डील करता है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट नहीं है वाइटल स्टैटिस्टिक्स के। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है पूरा डिटेल इसका, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी बताया वही इसमें है। नेक्स्ट है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट इफ। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट तब होता है जब हमारा R एंड प्रोबेबल एरर 6 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो हमारा ये जो वैल्यू है वो अराउंड 6 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो R अपॉन प्रोबेबल एरर ग्रेटर दैन 6। तो ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इन स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज। तो चांस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग हम प्रोबेबिलिटी में डील करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही होता है कि नंबर ऑफ इवेंट अकरेंस ऑफ द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट है हमारा लॉरेंज कर्व इज ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग। तो लॉरेंज कर्व हम से हम क्या स्टडी करते हैं, मीन नहीं करते हैं, इंडेक्स नंबर भी नहीं करते हैं, डिस्पर्जन करते हैं, कोरिलेशन भी नहीं करते हैं। तो डिस्पर्जन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट। तो दीज आर द ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग
डिस्पर्शन। बाकी को हम फॉर्मूले से पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको ग्राफ के उससे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ हैज बीन पॉपुलराइज्ड बाय। तो अनबैलेंस ग्रोथ को हिर्शमैन ने पॉपुलराइज किया था, यानी कि एक बैलेंस ग्रोथ था, उसके बाद अनबैलेंस ग्रोथ आया। बैलेंस ग्रोथ में ये था कि हर एक सेक्टर पे इक्वली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन अनबैलेंस ग्रोथ में ये था कि हमें बहुत स्ट्रेटेजिक वे में जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हिर्शमैन ने इसको पॉपुलराइज किया था। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का डायमेंशन नहीं है। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के अलग अलग डायमेंशन है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इसका नहीं है आयाम। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम किससे देखते हैं? अगर हमारे डिफ्लेशन है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो नीचे जाएगा। स्टैगफ्लेशन में भी नीचे जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन में भी नीचे जाता है। लेकिन एक नॉर्मल रेट का इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होगा तो प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे तो लोगों मतलब जितने भी सप्लायर हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट के मोटिव से वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक अच्छा माना जाता है, इन्फ्लेशन कम, इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट। तो डेवलपमेंट बिना किसके बिना पॉसिबल नहीं है? तो क्या साइज ऑफ द मार्केट के? तो साइज ऑफ मार्केट से कोई वो नहीं है, इन्फ्लेशन से भी नहीं है, और फॉरेन एड से भी नहीं है। लेकिन इंसेंटिव टू प्रॉफिट, अगर किसी भी इकोनॉमी में अगर लाभ की प्रेरणा नहीं है तो यानी कि वहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो इंसेंटिव टू प्रॉफिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसका है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है द न्यू डिमांड साइड मॉडल ऑफ द ग्रोथ। तो न्यू डिमांड साइड मॉडल ऑफ द ग्रोथ किसका है? तो जो न्यू डिमांड साइड मॉडल ऑफ द ग्रोथ है वो हमारा कीन्स का मॉडल है, न्यू डिमांड मॉडल साइड ग्रोथ। नेक्स्ट है शुम्पिटर असाइन द रोल ऑफ इनोवेटर। तो शुम्पिटर के अकॉर्डिंग जो इनोवेटर है वो एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि यही नई चीज़ें मार्केट में लेके आता है और सारे चीज़ों को इनोवेट करता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटर का रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है तो यहाँ पे जोसेफ शुम्पिटर ने जो की ड्राइव्स बताए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो क्रिएटिव इनके कई सारे वर्क थे, जैसे कैपिटलिस्ट का, क्रेडिटर्स का, वर्कर्स का, इनके वर्क अलग अलग डिफाइंड थे। और जो इंटरप्रेन्योर है वो जिसको इनोवेटर इन्होंने कहा था, तो इनकी जो मॉडल है इनोवेशन की वो इस तरीके से पूरी डिफाइन है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज एसोसिएटेड भी। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुनार्ड मिडल ने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को बताया था अच्छे तरीके से। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता क्या है? जब हम लोगों को देखा देखी हम वो काम करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आजकल जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है गिबली स्टाइल फोटो, लोगों को पता भी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो देखा देखी सब लोग बना रहे हैं, तो वो भी एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का पार्ट कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म एज टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी हम किसे कहते हैं? पेपर करेंसी को हम टोकन करेंसी कहते हैं। मेटेलिक करेंसी, मेटेलिक कॉइन और डिजिटल करेंसी नहीं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट आर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ये सब हमारे डिमांड डिपॉजिट के पार्ट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब भी डिमांड करेंगे इसका तो हमें तुरंत पैसे मिल जाएंगे। जैसे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में हम जो भी तुरंत मांगेंगे हमें तुरंत मिल जाएगा, यानी कि हम अपना पैसा तुरंत निकाल सकते हैं, तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। टर्म डिपॉजिट में एक टर्म्स हमारा निर्धारित होता है, जैसे कि आप 5 साल बाद ही पैसे निकाल सकते हैं, उसके पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, या आपको लॉस हो जाएगा। तो एक मेच्योरिटी पीरियड होता है टर्म डिपॉजिट में, जबकि डिमांड डिपॉजिट में कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है और कभी भी हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन बैंकिंग। तो ग्रीन बैंकिंग क्यों ज़रूरी है? ग्रीन बैंकिंग हमारे ये स्पेशली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों के लिए ग्रीन बैंकिंग का कंसेप्ट लेके आया गया था। तो डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री बाय बैंक, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट बाय बैंक, येस। तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए लाया गया था। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है हाई पावर्ड मनी रिफर्स टू। तो हाई पावर्ड मनी में क्या क्या होता है? करेंसी हेल्प विद द पब्लिक प्लस रिक्वायर्ड एंड रिजर्व, एक्सेस रिजर्व। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा।
हाई पावर्ड मनी से। नेक्स्ट है व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ मनी इज सेम देन इट इज एज। तो जब इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती है उसको फुल बॉडी मनी कहते हैं। यानी कि जहाँ पे जो भी कार्य है वो मुद्रा के तौर पे ही हो रहा है क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू सब सेम है। तो फुल बॉडी मनी रिफर्स क्या करता है, मनी वेयर द इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ मटेरियल इज मेड ऑफ लाइक गोल्ड और सिल्वर इज इक्वल टू द फेस वैल्यू असाइन इट। तो उसकी वैल्यू से जब इक्वल होती है उसको हम फुल बॉडी मनी कहते हैं। नेक्स्ट है द रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी इज अ गुड वे टू डील विद। तो रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए एक अच्छा तरीका है उसको डील करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो तब हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस वेलोसिटी इंक्रीजेज व्हेन। तो वेलोसिटी कब इंक्रीज करती है, तो वेलोसिटी इंक्रीज तब करती है जब मनी सप्लाई फॉल करता है। वैसे जब वेल्थ इंक्रीज करती है तो भी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो ये दोनों करेक्ट है। अब लेकिन ये डी ऑप्शन ज़्यादा प्रिफरेबल है। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इंडिकेट्स इज नॉट यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आज का होमवर्क है आपका कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आया था और कौन कौन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो ये क्वेश्चन है कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या चीज़ें नहीं आती है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल की देखी जाती है, एडल्ट लिटरेसी ग्रॉस एनरोलमेंट भी फीमेल का देखा जाता है और फीमेल पर कैपिटा इनकम भी देखा जाता है। इसमें फीमेल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो IFPR ये प्रिपेयर करता है। वैसे 3 बॉडीज हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रिपेयर करती है। उसका नाम है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ्यूंगरर लाइफ। तो ये 3 है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ज्वाइंटली प्रिपेयर करती है। WHO फोकस करता है हेल्थ रिलेटेड इशू पे, हंगर पे नहीं। FAO ये फूड ऑन ये वर्क ऑन फूड सिक्योरिटी से डील करता है और ILO ये लेबर और उसके एम्प्लॉयमेंट से डील करता है, ना कि हंगर से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये डी करेक्ट हो जाएगा, IFPRI। नेक्स्ट चलते हैं हम सोशल स्टेबिलिटी इंक्लूड। तो सोशल स्टेबिलिटी क्या कहलाती है, सस्टेनेबिलिटी सॉरी, जेंडर इक्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ पीपल कम्युनिटी एंड कल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन अक्रॉस द ग्लोब एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सब कुछ एक सोशल सस्टेनेबिलिटी में इंक्लूड की जाती है, क्योंकि सोशल सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक सोसाइटी से ही नहीं बनती है, हमारी सोसाइटी के साथ साथ लोग कम्युनिटी और उनका कल्चर डेवलप है या नहीं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है या नहीं, तो वो सब कुछ मिला के हम सोशल सस्टेनेबिलिटी में की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ओवरहेड। तो सोशल ओवरहेड ऐसे सोशल ओवरहेड का मतलब होता है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो एज ए सोसाइटी मतलब हमारी पूरी होल सोसाइटी को बेनिफिट करे, उसको हम सोशल ओवरहेड कहते हैं। तो जिसमें आता है स्कूल, रोड, पार्क, ये सारी चीज़ें सोशल ओवरहेड में आती हैं। तो हमारा स्कूल इज अ बेटर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का क्या फीचर नहीं है, तो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 2014 में, ये तो सही है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए की गई थी, ये भी सही है। द स्कीम होल्डर कैन नॉट विड्रॉल थ्रू रुपे डेबिट कार्ड। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे रुपए और डेबिट कार्ड का यूज किया जा सकता है, यहाँ पे बोला है नहीं। और बाकी जो ये अकाउंट है ये ओपन कर सकते हैं हम, जितने भी हमारे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसको हम दिखा के ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोवर्धन योजना एम्स। तो नाम में ही है गोबर और फिर धन, यानी कि गोबर जो है उसको कैसे धन में कन्वर्ट किया जाए, तो उसी को हम गोवर्धन योजना कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो इसके नाम से मैच कर रहा है, फर्टिलिटी में भी नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी नहीं है। बायोगैस, जनरेटिंग बायोगैस, तो अगर हम बायोगैस तभी जनरेट कर सकते हैं ना जब हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें, तो गोवर्धन योजना इसी को एम करती है, जनरेटिंग बायोगैस को। नेक्स्ट है मॉडल लैंड लीजिंग बिल हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय। तो मॉडल लैंड लीजिंग बिल नीति आयोग द्वारा प्रिपेयर की जाती है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है और ये कब एग्जिस्टेंस में आई थी।
नेक्स्ट है हमारा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इज रिलेटेड विद। तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल किससे रिलेट करता है? डिसइकोनॉमीज हमारे रियल इंटरनल डिसइकोनॉमीज, प्रिकॉशनरी एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज और प्रिकॉशनरी इंटरनल डिसइकोनॉमीज। तो ये सारे डिसइकोनॉमीज के ही वो है पार्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम इफेक्ट। तो इंफीरियर गुड में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब इनकम इफेक्ट कहाँ पॉजिटिव होता है? तो इनकम इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड में पॉजिटिव होता है, बाकी इंफीरियर और गिवन गुड में निगेटिव होता है। अगर हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सारे गुड्स में निगेटिव होते हैं। और हम प्राइस इफेक्ट की बात करें तो प्राइस इफेक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ गिवन गुड में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में निगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेलिंग कॉस्ट कंसेप्ट इज रेलिवेंट अंडर। तो सेलिंग कॉस्ट कंसेप्ट का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले चैम्बरलिन ने दिया था, और चैम्बरलिन जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से डील करते हैं, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे उनकी थियोरी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एंजल कर्व। तो एंजल कर्व हमें क्या बताता है? तो एंजल कर्व हमें बताता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन किस तरीके से चेंज होता है। तो इनकम कंजम्पशन कर्व हमारे अलग अलग बनते हैं, उसके बारे में डील करता है एंजल कर्व। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व के अलग अलग अजम्पशंस हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व वीक ऑर्डरिंग पे डील करता है, कांस्टेंट इनकम यहाँ पे होती है, ऑर्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी होती है, ट्रांजिटिविटी, कंसिस्टेंसी, ये सब इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशन है। लेकिन परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ गुड इंडिफरेंस कर्व का नहीं है। परफेक्ट इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड अगर होता तो पर इंडिफरेंस कर्व का होता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल प्रपोज्ड बाय। तो सेल मैक्सिमाइजेशन बाउमल की थ्योरी है, और बाउमल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान ना देके सेल मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं। उनका कहना है कि कोई भी मैनेजर जो है वो अगर प्रॉफिट पे ध्यान देके सेल पे ध्यान देगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो बाउमल की सेल मैक्सिमाइजेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इन्होंने इसके पे बात की थी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सॉशर शेप्ड शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो सॉशर शेप शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टिग्लिस ने दिया है। वैसे अगर हम देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन स्टिग्लिस ने बताया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसे नहीं, ऐसे भी बनाया जा सकता है, जिसको सॉशर शेप, बाउल शेप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ इनपुट आउटपुट टेक्निक। तो लियोनटीफ ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिफ्ट इन एलएम कर्व टेक प्लेस। तो शिफ्ट इन एलएम कर्व कब होता है? जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं, मनी सप्लाई, क्योंकि एलएम कर्व हमारे मनी सप्लाई से डील करता है। नेक्स्ट है द मनी डिमांड इक्वेशन इन मिल्टन फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डज नॉट कंटेन। तो मनी डिमांड इक्वेशन मिल्टन फ्रीडमैन की क्वांटिटी थ्योरी में क्या नहीं कंटेन करता है? तो इन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड बताया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी बताया, रियल इनकम के बारे में भी बात की है, जबकि लेवल ऑफ एक लिक्विडिटी के बारे में इन्होंने बात नहीं की है। अगर मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें तो इनका जो मनी है M/P, ये फंक्शन है YD, रियल रिटर्न ऑन बॉन्ड, रियल इनकम और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये सब कुछ ये क्या है? इनके फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्लोप ऑफ जनरल एलएम कर्व। तो एलएम कर्व की हम बात करें तो हमारा ये एलएम कर्व इस तरीके से बनता है और आईएस कर्व इस तरीके से बनता है। तो एलएम कर्व हमारा कैसा है? पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द चेंज इन टैक्स रेट इज अ टूल ऑफ। तो टैक्स रेट किस चीज का टूल है? तो दो तरह की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब कुछ फिजिकल पॉलिसी के टूल है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में सारे रेट्स आते हैं, बैंक्स रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे रेट्स जितने हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारा विच इज द स्लोप ऑफ लॉन्ग फिलिप कर्व। तो लॉन्ग फिलिप कर्व का स्लोप कैसा होता है? तो ये वर्टिकल हो जाता है, और यहाँ पे जितने भी चेंजेस होते हैं हमारे मार्केट में, वो सब कुछ इंटरप्रेट कर ली जाती है लेबर्स के द्वारा, और वो इसीलिए ये वर्टिकल हो जाता है फिलिप कर्व। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि वर्टिकल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सिस। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी का कंपोनेंट क्या नहीं है? तो मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी डील करता है। अब इसमें लॉन्ग रन फिलिप कर्व किसके बीच के इनवर्स रिलेशन को बताता है? तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के इनवर्स रिलेशन को बताता है, इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज इंक्लूडेड इन, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट है, तो ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हिग्स न्यूट्रल टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, तो हिग्स न्यूट्रल टेक्नोलॉजी बोथ लेबर एंड कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग है, क्योंकि इनका मानना है कि दोनों का सेम प्रपोर्शन हमारे जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इज अ ब्रॉडर पार्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इसका एक पार्ट है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें लोगों की लाइफ स्टाइल से लेके सब कुछ के बारे में बात की जाती है। तो क्वांटिटी किस तरह से लोगों की चेंज होती है लाइफ की, वो डिपेंड करता है हमारा इस दोनों का जो डिफरेंस है वो यही है, लाइफ क्वांटिटी चेंज इन लाइफ। अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें तो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर भी इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट होगा और सेक्युलर चेंज हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट होगा। लेकिन अगर हम दोनों के चेंज देखना चाहते हैं तो हमारा क्वांटिटी ऑफ चेंज इन लाइफ जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, हैरड मॉडल ऑफ अ इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट कंसीडर, तो हैरड मॉडल में 3 तरह के ग्रोथ के बारे में बात की गई थी, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। तो लेकिन मिनिमम ग्रोथ रेट कहीं नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग मॉडल एनालिसिस द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल टू द ओवरऑल ग्रोथ रेट, तो ओवरऑल ग्रोथ रेट में टेक्नोलॉजी के बारे में जो मेन फोकस दिया था वो सोलो मॉडल में दिया गया था और इसीलिए इनके मॉडल को एक्सोजीनियस मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, द स्ट्रैटेजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ वॉज एडवोकेट बाई, तो अनबैलेंस ग्रोथ की स्ट्रैटेजी हिर्शमैन द्वारा दी गई थी, जबकि बैलेंस ग्रोथ में नर्व्स और रोडान थे, कैल्डोर नहीं थे। नेक्स्ट है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट में भी डिफाइन आई, तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऐसे इफेक्ट को कहते हैं जहाँ पे जो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होता है इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर, या सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, पब्लिक का जो एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है प्राइवेट के एक्सपेंडिचर से, तो डिक्रीजिंग द प्राइवेट एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर जीएसटी, तो जीएसटी क्या वैल्यू एडेड टैक्स है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इट, जीएसटी इज नॉट इम्पोज्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो ये करेक्ट है। ई वे चालान इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर इंटर स्टेट ट्रेड, तो नहीं, ई वे चालान हम और भी, ये ओनली लिखा है ना इसीलिए ये गलत है, क्योंकि इंटर स्टेट जो ट्रेड है इसके साथ साथ और भी जगहों पे हम ई वे चालान का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ये जीएसटी के लिए करेक्ट नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हैज सजेस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया फर्स्ट टाइम, तो एक्सपेंडिचर टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब जितने भी आलतू फालतू के टैक्स थे ना सब कैल्डोर ने इम्पोज किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीबीएस यानी कि टैक्स बर्डन ऑन सेलर, टीबीबी यानी कि टैक्स बर्डन ऑन बायर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि अगर जो टैक्स बर्डन है वो सब कुछ बियर करता है सेलर, यानी कि टैक्स जो बर्डन है वो सेलर बियर करता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ज़्यादा इलास्टिक है तो टैक्स कौन बर्डन करे बियर करेगा, सेलर करेगा या बायर करेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये DESGSB एक ये कोड तरीके से आप याद कर लीजिए, हाँ नहीं इस तरह से नहीं है, ये DE डिमांड इलास्टिक, सेलर बियर ग्रेटर बर्डन, ठीक है, और सेलर इलास्टिक मतलब जो प्रोड्यूसर है वो अगर इलास्टिक हो जाएगा तो जो बायर है वो ज़्यादा ग्रेटर बियर करेगा, ये इसका मेन है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अगर डिमांड जिसकी भी इलास्टिक होगी तो जो अपोजिट पर्सन है वो बियर करेगा, अगर जो बायर है उसकी डिमांड इलास्टिक है तो जो सेलर है वो ज़्यादा ग्रेटर बियर करेगा टैक्स को, अगर सेलर की डिमांड इलास्टिक है तो जो बायर है वो ज़्यादा बियर करेगा टैक्स को, तो ये इसमें कंसेप्ट है, तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी इसका जो फॉर्मूला है ये डीबीटी यानी कि टू टैक्स बर्डन ऑन सेलर अपॉन टैक्स बर्डन ऑन बायर इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि जो अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग
करेक्ट डिफाइन द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ये है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लोनेबल फंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ द लोनेबल फंड थ्योरी में रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी मनी डिजायर टू होल्ड मनी सबका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है टोबिन टैक्स। तो टोबिन टैक्स ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में यूज किए जाती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेगनर हाइपोथेसिस ये पब्लिक एक्सपेंडिचर में वेगनर का हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर में, और इसके बाद पीकॉक वाइसमैन का हाइपोथेसिस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या इंक्लूड करता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम विजिबल नॉन विजिबल आइटम्स ऑफ द पेमेंट सबको रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज अ सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें सॉफ्ट लोन विंडो कौन प्रोवाइड करता है? तो आईडीए यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये सॉफ्ट जो लोन है उसका ये विंडो प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टैरिफ पॉलिसी रिलेट टू। तो टैरिफ पॉलिसी में हर तरह की ड्यूटी आती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, तो उसको हम टैरिफ पॉलिसी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग थियरी सपोर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड इन अ सब्सटीट्यूशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रेड में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी के लिए जो सब्सटीट्यूट का यूज किया था वो हेक्सर थ्योरी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यूपी हायर के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने देखा। अब 2018 में जो पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।